प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याख्यानमाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम रीतिकालीन कवि केशव की संवाद योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विषय के संबंध में ये कहा जा सकता है कि केशव की रामचंद्रिका और उसकी संवाद योजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और उनका एक प्रसिद्ध काव्य रामचंद्रिका, उस काव्य के अंतर्गत हम आज रामचंद्रिका में जो उनकी संवाद योजना है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। केशवदास की रामचंद्रिका के संवाद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक स्थान पर लिखा है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली है। उसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सजीवता विद्यमान है। केशवदास जी के इन संवादों के कारण एक और उसमें रोचकता की मात्रा अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, तो दूसरी ओर वे पाठक के मन को अनुरंजना प्रदान करने में पूर्णतः समर्थ दिखाई देते हैं। रामचंद्रिका के जो संबंधित पात्र हैं, उनके व्यक्तित्व के उद्घाटन के साथ साथ उसमें कथा विकास को भी पर्याप्त गति मिलती है। इनके द्वारा अर्थात संवादों के द्वारा कवि ने अपने पात्रों की आंतरिक मनोभावनाओं को मूल रूप में उद्घाटित किया है। यही कारण है कि उनका चरित्र चित्रण करते समय पाठक को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। रामचंद्रिका के संवाद भावना और कला दोनों दृष्टियों से अत्यंत ही प्रभावशाली बन पड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनमें अध्येता की मनस्थिति तुरंत ही प्रभावित हो जाती है। केशवदास जी ने अपने संवादों की जीवंतता बनाए रखने के लिए उनमें विविध गुण विशेषता का समायोजन भी किया है। यदि किसी काव्य कृति के अंतर्गत संवादों को केवल एक ही प्रकार की भावभूमि स्थापित किया जाए तो उसके विषय में उतनी प्रभावोत्पादकता नहीं आती। अतः उनमें विभिन्नता का समावेश करना भी अनिवार्य तत्व हो जाता है या बन जाता है। आचार्य केशवदास ने इस तथ्य में या इस तथ्य से वे पूरी तरह से अवगत थे और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर उन्होंने रामचंद्रिका के संवादों में भाव तथा कला दोनों ही दृष्टियों में विविधता का समावेश किया है। वस्तुतः ये केशव की कुशल काव्य प्रतिभा और उनकी अंतर्दृष्टि को ही उद्घाटित करता है। यहाँ हम रामचंद्रिका के संवादों को जब देखते हैं तो हमें 6 प्रकार के संवाद रामचंद्रिका काव्य में दिखाई देते हैं। इन संवादों के प्रमुख जो प्रसंग हैं वो इस तरह से लगते हैं, जैसे पहले ही प्रसंग के अंदर आता है दशरथ विश्वामित्र का संवाद, सुमित विमति संवाद, रावण वाणासुर संवाद, विश्वामित्र जनक संवाद, परशुराम वामदेव संवाद, परशुराम राम लक्ष्मण संवाद, कैकेयी भरत संवाद, शूर्पणखा राम संवाद, सीता रावण संवाद, हनुमान रावण संवाद, रावण अंगद संवाद, लवकुश संवाद, विभीषण सुग्रीव संवाद इत्यादि। इन संवादों को हम सुविधा की दृष्टि से देखें तो निम्नलिखित वर्गों में या कई वर्गों में विभाजित करके उसकी विवेचना कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये जो संवाद हैं वो जो कथा है रामचंद्रिका की, विशेष रूप से राम की कथा है, उसमें एक तरह का गति प्रदान करते हैं, अर्थात गत्यात्मकता लाते हैं कथा में ये संवाद। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो संवाद कथा विकास को गति देने वाले होते हैं और विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। ऐसे संवादों में
प्रारंभ से अंत तक एक त्वरित गति के दर्शन हमें दिखाई देते हैं और इनमें स्वाभाविकता की मात्रा भी अपने चरम रूप में उपलब्ध होती है। रामचंद्रिका में रावण वाणासुर संवाद और रावण मारीच संवाद भी ऐसे ही हैं। रावण जब राम के विरुद्ध मारीच की सहायता लेने जाता है, जैसे कथा के संबंध में कि जब शूर्पणखा का नाक काट लिया जाता है और ऐसी स्थिति में रावण मारीच के पास अपने इस संबंध में सहायता लेने जाता है, तो मारीच उसे सचेत करता है, किंतु रावण मानता नहीं है। तो इस दृष्टि से देखिए कि रावण कहता है, तू अब होई सहायक मेरो, हो बहुत गुण मानी हो तेरो, जो हरि सीता ही ल्यावन पे है, वे भ्रमी शोकत ही मरिजे है। फिर मारीच उनको कहता है, रावण को, कि राम ही मानुष के जनी जानो, पूर्ण 14 लोक बखानो। अर्थात राम की महिमा कहता है, लेकिन रावण चूंकि मानता नहीं है, रावण फिर कहता है, तू अब मोही सिखावत है सठ, मैं बस लोक करे अपनी हट। तो इस तरह से रावण और मारीच का जो संवाद है कथा में गत्यात्मकता को दिखाता है, गति बढ़ाता है और इस तरह की चीजें आती हैं। दूसरे संबंध में देखें तो रामचंद्रिका में जो आए भी संवाद है वो चरित्र को उद्घाटित करने वाले हैं, अर्थात किसी भी जो पात्र हैं उनके चरित्र का उद्घाटन भी करते हैं। केशवदास जी ने ऐसे संवादों के माध्यम से पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन किया है। रामचंद्रिका में इस तरह के संवादों का बहुत अधिक आधिक्य है। जनक विश्वामित्र संवाद है, या वामदेव परशुराम संवाद, राम परशुराम संवाद, हनुमान रावण संवाद और अशोक वाटिका में विशेष रूप से सीता रावण संवाद इस दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उनसे पात्रों के चरित्र पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। जैसे जनक विश्वामित्र का एक संवाद देखिए। विश्वामित्र कहते हैं, सुंदर श्यामल राम सुजानो, गोर सुलक्ष्मण राम बखानो, आशीष देहु इन्हें सबको, सूरज के कुल मंडल दो, नृपमणि दशरथ नृपति के प्रगटे 4 कुमार, राम भरत लक्ष्मण ललित और शत्रुघ्न उदार। इस तरह से हम देखते हैं कि जब उनका संवाद होता है तो वो किस प्रकार से विश्वामित्र जनक के समक्ष राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की चारित्रिक विशेषताएं या उनकी बढ़ाई करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे दशरथ के ये जो 4 पुत्र हैं बड़े ही महत्वपूर्ण पुत्र हैं, अच्छे पुत्र हैं, सुकुमार हैं। इसी तरह से संवादों के अंतर्गत हम देखें तो रामचंद्रिका में जो आए हुए संवाद हैं वो पूर्व घटना सूचक संवाद भी हमें दिखाई देते हैं कि जैसे कई बार संवाद आपस में होते हैं तो लगता है कि पहले की घटना का जिक्र भी उनमें होता है। रामचंद्रिका में कई ऐसे संवाद हैं जिनसे पहले घटित घटनाओं का परिचय मिल जाता है तथा कथानक में वर्णनात्मकता का समावेश भी हो जाता है। राम वनवास तथा दशरथ निधन की सूचना भरत कैकेयी का ये संवाद इस दृष्टि से देखा जा सकता है। भरत जैसे कहते हैं कि मातु कहाँ नृप, तात गए सुरलोक ही, क्यों सुत शोक लय, सुत कौन सु, राम कहाँ अबे, वन लक्ष्मण सिए समेत गए। अब देखिए किस तरह से भरत जब कहता है कि माता राजा कहाँ गए और माता कैकेयी उसे कहती है तात गए सुरलोक ही, कि तुम्हारे पिता तो सुरलोक से धार गए, क्यों? भरत प्रश्न करता है, सुत शोक लय, तो कैकेयी उत्तर देती है कि पुत्र के वियोग में, शोक में। सुत कौन से सुत में? भरत फिर प्रश्न करता है और कैकेयी कहती है कि राम कहाँ है अबे, और फिर वो कहते हैं कि अब राम कहाँ है, अब वन लक्ष्मण सिए समेत गए। अब देखिए किस तरह से कैकेयी कहती है कि वो 2 लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास चले गए। इस तरह से बड़ा सुंदर रोचक प्रसंग होता है और हमें ये पता चलता है कि जब
भरत और कैकेयी का संवाद हो रहा होता है तो उनमें पूर्व घटित घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रश्नोत्तर मूलक संवाद होता है, जिसमें प्रश्न होता है फिर उसका उत्तर होता है, ये भी उसी संबंध में है। ऐसे संवादों में नाटकीयता एवं प्रभावोत्पादकता अधिक होती है। इस तरह की संवाद योजना में केशवदास जी ने पात्र की भावना एवं कला का अच्छा समन्वय किया, काव्य कला का अच्छा सुंदर जो है ना मिश्रण किया है। इस दृष्टि से रामचंद्रिका में हनुमान रावण संवाद तथा अंगद रावण संवाद बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। एक जगह हनुमान और रावण का संवाद देखिए। रावण कहता है, रे कपि कौन तू, अचको घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। जैसे रावण पूछता करे, बंदर तुम कौन हो? अचको घातक दूत बलि रघुनंदन को, और वो बताता है कि ऐसे में राजा राम का दूत हूं, रघुनंदन का दूत हूं। अब रावण फिर कहता है, कौन रघुनंदन रे? कि रघुनंदन कौन? फिर त्रिशा खरदूषण दूषण भूषण भूको, वो कहता है कि जिन्होंने त्रिशा खरदूषण का वध किया, दूषण का वध किया, वो जो इस भूमि के भूषण हैं। अब फिर देखिए किस तरह से उत्तर प्रश्नोत्तर होता है। सागर कैसे तरियो? अब रावण का प्रश्न नहीं, सागर कैसे तरियो, कि सागर को कैसे पार किया। अब फिर कहता है, जस गोपद काज कहां सिए चोरी देखो। अब देखिए क्या, जस गोपद काज कहां, जैसे गोपद यानी गाय जैसे आगे बढ़ जाती है, एक पैर रख लेती है, ऐसे ही उसने ये किया। सिए चोरी देखो, कैसे बंधायो जू सुंदरी तेरी छ्रग, तुम बंधा कैसे गया, तू जू सुंदरी तेरी छई द्रग शोभत पालक लेखो। इस प्रकार से रावण और हनुमान जी का आपस का एक संवाद होता है और वो संवाद प्रश्नोत्तर शैली में होता है। अंगद रावण का संवाद भी इसी प्रकार से होता है। तो एक संवादों में ये विशेषता है कि किस तरह से रामचंद्रिका का जो संवाद योजना है वास्तव में ही काव्य के क्षेत्र में एक अनूठी है। व्यंग्यात्मक संवाद भी रामचंद्रिका के इन संवादों में दिखाई देते हैं। इस तरह के संवाद अपेक्षाकृत रुचिकर और प्रभावोत्पादक हैं। उनमें उक्ति वैचित्र्य एवं चमत्कार भी देखने को मिलता है। अंगद रावण एवं परशुराम लक्ष्मण संवाद में विशेषता खासतौर से दिखाई देती है। इसी प्रकार राम और परशुराम का संवाद भी द्रष्टव्य है, ये देखा जा सकता है। राम जैसे परशुराम के सामने कह रहे हैं, भृगुकुल कमल दिनेश सुनी ज्योति सकल संसार, क्यों चली है न शिशुअन पे डारत हो जस भार। अब देखिए परशुराम फिर कहते हैं कि राम सुबंधु समहारी, छोड़त हो सर प्राण हर, देहु हथ्यारन डारी हाथ समेतन बेगी। क्योंकि इनका जो संवाद है किस प्रकार से, जब लक्ष्मण तो एक तरह से क्रोध में संवाद करते हैं परशुराम से, और राम जो है परशुराम जी को शीतल बनाने का प्रयास करते हैं कि छोड़ो इसको, भृगुकुल कमल दिनेश सुनी। तो वो एक तरह से सम्मान करते हुए ये कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण उनको क्रोध दिलाते हैं। तो इस तरह से राम तो शांत करते हैं परशुराम को और लक्ष्मण उसे शांत बना देते हैं। और परशुराम फिर कहते हैं कि किस प्रकार से तुम तो बड़े अच्छे भाई हो, लेकिन लक्ष्मण किस तरह की। तो ये जो संवाद हैं व्यंग्यात्मक संवाद है। रामचंद्रिका में केशवदास जी ने जो संवाद योजना की उनमें भावों का समन्वेश भी या समावेश भी हुआ है। रामचंद्रिका में पात्रों के आंतरिक भावों को विशेष रूप से सशक्त अभिव्यक्ति देने में केशवदास जी सफल हुए हैं। इस दृष्टि से परशुराम राम लक्ष्मण संवाद अत्यंत सुंदर है। शिव धनुष के भंग से परशुराम क्रोधित हो उठते हैं और अपने वीर्य का बखान करते हैं, अपने शौर्य का बखान करते हैं, वीरता का बखान करते हैं। तब लक्ष्मण व्यंग करते हैं, जिससे उनका क्रोध और भी बढ़ जाता है। उस क्षण में उनके संवाद अत्यंत भावाकुल बन जाते हैं। किस तरह से कहते हैं परशुराम, जो कहते हैं ना, लक्ष्मण के पुरुषान कियो पुरुषारथ सो न कहो परई, बेस बनाए कियो बनितान को देखत केशव हयो हरई, कुर कुठार निहारी तजो फल, तो को यहे जो हियो जरई, आजू के तो कह बंधु महाधिक, छत्रेन पृथु जया करे। अब देखिए किस तरह से परशुराम अपने पर्षे को कहते हैं
और किस तरह से लक्ष्मण के ऊपर व्यंग करते हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कोई विशेष पुरुषों वाला कार्य नहीं किया है ना, कैसे कोई बड़ाई वाला कार्य नहीं किया है। इस कथन के बाद राम उन्हें शांत करने की चेष्टा करते हैं और उनके शौर्य की प्रशंसा भी करते हैं, परंतु इससे परशुराम शांत होने के बजाय राम के गुरु पर भी कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं, राम कहा करियो तिनको तुम बालक, देव अदेव डरे हैं, गाधी के नन तिहारो गुरु, जिनते ऋषि वेश किए उबरे हैं। परशुराम के इस आपेक्ष से राम भी क्रोधित होने लग जाते हैं। भगन कियो भव धनुष साल, तुमको अब साल है। देखिए किस तरह से जब वो परशुराम ज्यादा व्यंग करते हैं तो राम को भी क्रोध आ जाता है, क्योंकि राम ने तो शिव का धनुष की तोड़ा है। भगन कियो भव धनुष साल, तुमको अब साले, वृथा होई विधि सृष्टि आसन ते चाले, अति अमल ज्योति नारायणी कह केसर बुझ जाए बरु, भृगुनंदन समारोह कुठार में क्यों सरासन युग स्वरूप। क्योंकि वो फिर चेतावनी भी देते हैं कि हे परशुराम, फिर तुम अपना परशु संभालो और मैं अपना धनुष संभालता हूँ। इस तरह से वो अपने ऊपर किए गए व्यंग्य को सहन नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो संवाद हैं उनमें व्यंग्यात्मकता भी हमें दिखाई देती है। केशवदास जी ने रामचंद्रिका में कूटनीतिक संवादों का भी संयोजन किया है। अंगद रावण संवाद में कूटनीति का हमें समावेश दिखाई देता है, उसका पुट देखने को हमें मिलता है। रावण अंगद की भावनाओं को भड़काकर उसे राम का विरोधी बनाने की भरसक चेष्टा करते हैं, लेकिन अंगद उसकी कूटनीतिक चाल को समझ जाते हैं और उसका कठोर उत्तर देते हैं, या उसे किस तरह से कहते हैं। रावण तो कहते हैं, अंगद से कहते हैं, जो सुत अपने बाप को बेर ने लरई प्रकाश, तासो जीवित ही मरो, लोग कहें तजी त्रास। अब देखिए रावण तो भड़काते हैं कि हे अंगद, जिस राम ने तुम्हारे पिता को मारा है, अर्थात जिसके पिता को मारा है और वही पुत्र उसका दास हो गया है, तो कैसी स्थिति है ऐसे में। तो राम के प्रति अंगद को भड़काने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन अंगद नहीं भड़कते हैं, कूटनीति को समझते हैं। अंगद कहते हैं, इसको विलगु न मानिए, कई केशव पलु आधु, पानी आवक परमन प्रभु, जो असाधु जो साधु। तो इस तरह से अंगद जो है रावण की कुटिलता में या रावण की उस कूटनीति में नहीं उलझता है। इस तरह से कूटनीतिक संवादों का संयोजन भी रामचंद्रिका में आचार्य केशवदास जी ने किया। एक संवादों में आता परिचयात्मक, एक दूसरे का जैसे परिचय देते हैं, तो संवादों के माध्यम से इसका भी सुंदर रूप हमें रामचंद्रिका में दिखाई देता है। ऐसे संवादों की प्रचुरता है। जनक विश्वामित्र संवाद और विप्रवेश में हनुमान राम संवाद में पात्र परस्पर अपना परिचय देते हुए चित्रित करते हुए कहते हैं, राम कहता है, पुत्र श्री दशरथ के वन राज्य शासन आयु, राम लक्ष्मण नाम सयुत सूर वंश बखानियो। हनुमान जैसे उसका कहते हैं, या गिरी पर सुग्रीव नृप, सा संग मंत्री चारी, बानर रई छुड़ाए तिये दिन हो वाली निहारी। तो अपना परिचय, राम अपना परिचय देते हैं, हनुमान अपना परिचय देते हैं। तो इस प्रकार के संवादों का भी संयोजन बड़ा सुंदर किया। नाटकीय संवादों में पात्रों के हाव भाव व्यक्त करने की विशेष क्षमता होती है। रामचंद्रिका में केशवदास जी ने ऐसे संवादों की को स्थान दिया है। इस तरह के संवाद की एक झलक रावण दरबार में प्रतिहारी द्वारा प्रस्तुत स्तुति गान में मिल जाता है। वो कहते हैं, पढ़ो विरंची मौन वेद जीव, शोर छाड़ी रे, कुबेर बेर की कही न यच्छ भीर मंडीरे, दिनेश जाई दूरी बैठी नारदी संग ही, न बोली चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा ने। इस संवाद में हाव भाव के व्यक्ति सी हुई है और ऐसा लगता है जैसे पात्र कथन के साथ साथ अभिनय भी कर रहे हैं, नाटकीयता भी कर रहे हैं, नाटकीय संवाद भी स्थिति होती है। और इसी के साथ साथ जैसे आध्यात्मिक संवाद भी होते हैं। रामचंद्रिका में कतिपय हैं, जैसे आध्यात्मिकता को 10वें रूप में हम कह सकते हैं कि कतिपय संवाद इस प्रकार से हैं जिनमें कवि ने आध्यात्मिक तत्वों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। कोई भी दो पात्र एक दूसरे से आध्यात्मिक विषयों के ऊपर वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनमें जिज्ञासा वृत्ति जो पनपती है वो फिर उन संवादों के माध्यम से शांत हो जाती है।
राम वशिष्ठ संवाद इसी कोटि का है, जिसमें राम अपने गुरु वशिष्ठ से मुक्त जीवों की परिभाषा पूछते हैं। तदुपरांत गुरु वशिष्ठ उनकी जिज्ञासा को इस तरह से शांत करते हैं। वो कहते हैं, राम जैसे प्रश्न करते हैं, जीव बंधे सब अपनी माया, किन्हीं कुक्रम मानो बचकाया, जीवन मृत प्रबोधन आनो, जीवन मुक्त को मरम बखानो। देखो, वशिष्ठ उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, बाहर हूं अनिशुद्ध ही हूं, जाहि न लगन कर्म किए हूं, ताकह जीवन मुक्त बखानो। इस प्रकार से आध्यात्मिक संवादों के माध्यम से भी एक दूसरे की जिज्ञासाओं को शांत वे करते हैं। तो हम जब केशवदास जी की रामचंद्रिका में संवाद योजना को देखते हैं, तो निश्चय ही हमें ये पता चलता है कि रामचंद्रिका के जो संवाद हैं, वो प्रशंसा के योग्य हैं, अद्वितीय संवाद हैं। उनमें सर्वत्र एक सजीव चेतना हमें दिखाई देती है और कुंठित भावधारा उसमें सर्वथा अभाव है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कवि ने कहीं कुंठा का भाव उन संवादों में व्यक्त किया है। इनमें पात्रों की चारित्रिक विशेषता एवं कथा विकास की पूर्ण क्षमता है। वे कथा को गति देने में सार्थक सिद्ध होते हैं। केशव के संवाद सर्वत्र सहज, स्वाभाविक और प्रभावशीलता लिए हुए हैं। उनमें या उनकी सहजता, मौलिकता एवं शिल्प चमत्कार से रामचंद्रिका एक अनूठा काव्य बन पड़ा है। उनमें जो संवाद योजना है, उसकी वजह से रामचंद्रिका का महत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार से आज हम इतना ही केशवदास जी की रामचंद्रिका के संवादों पर हमने चर्चा की। आगे हम केशवदास के छंद योजना, छंद विधान के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।